वेलकम ऑल माय स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ क्रैकर। हमारा जूनियर कॉलेज के मैथमेटिक्स का सफ़र यहाँ से शुरू होता है। मेरा नाम है मोहसिन कुरैशी और अपने स्टूडेंट्स के लिए मैं हूँ मोहसिन सर। और इस 1 घंटे के वीडियो को केयरफुली देखने के बाद, सीरियसली देखने के बाद और सारे कंसेप्ट समझने के बाद आप एक्सरसाइज 1.1 को खुद सॉल्व कर पाओगे। और इसमें सारे कंसेप्ट डिटेल में हमने डिस्कस किए हैं, इसलिए आप MST CET और JEE एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसे भी सॉल्व कर पाओगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट वीडियो। तो शुरू करते हैं क्लास 12th से। जैसे कि आप जानते ही हो कि टेक्स्ट बुक का नाम है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसको 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम हमारा कोर्स शुरू करेंगे पार्ट 1 से। तो पेन और नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए चैप्टर नंबर 1 के लिए, जिसका नाम है, वैसे YouTube थंबनेल देखकर तो आप समझ ही चुके होंगे कि आज हम मैथमेटिकल लॉजिक की स्टडी करने वाले हैं। सो फर्स्ट चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल लॉजिक, जिसे हिंदी में गणितीय तर्क या तर्कशास्त्र भी बोला जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अच्छी ऑडियो क्वालिटी के लिए आप ईयरफोन्स या हेडफोन्स का यूज जरूर करें। तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। तर्क के बारे में थोड़ा शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगा। कहते हैं हमारा जो ब्रेन है उसके जो 2 पार्ट्स है, राइट साइड ब्रेन एंड लेफ्ट साइड का ब्रेन। तो राइट साइड का ब्रेन जो है वो क्रिएटिव होता है, मीन्स उसे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग और इमोशंस, ये सबके लिए वो बना होता है। और जो लेफ्ट वाला ब्रेन होता है वो इंटेलिजेंस, लॉजिक, कैलकुलेशंस, इन सभी के लिए वो बना होता है। तो लॉजिक का मतलब होता है तर्क, मतलब जब हम बोलते हैं दिमाग लगाओ, मतलब हम तर्क लगाते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है स्टेटमेंट से। सबसे पहले हमें समझना है कि स्टेटमेंट किसे बोलते हैं। द डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट। हिंदी में स्टेटमेंट को बोला जाता है विधान। आपने सुना ही होगा, विधि का विधान कोई बदल नहीं सकता। तो स्टेटमेंट का मतलब होता है कोई इंपॉर्टेंट सी बात, कोई एक फैक्ट। ओके, तो इसे डिटेल में जानने के लिए हमें उसके पहले समझना जरूरी है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब वाक्यों के प्रकार। हम हमेशा ही दिन रात जो कुछ भी बोलते हैं वो सब वाक्य होते हैं, मतलब सेंटेंसेस के फॉर्म में हम बातचीत करते हैं। तो ये सेंटेंसेस ग्रामर में टोटली 4 टाइप में कैटेगराइज उन्हें किया गया है। तो 1 by 1 हम इसे स्टडी करेंगे। So there are 4 types of sentences. One is interrogative sentence. Other is exclamatory sentence. One more type is a imperative sentence. And last but not the least, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा important है वो है assertive sentence. इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अगर आपका हिंदी ग्रामर अच्छा है या आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो उसके लिए मैंने यहाँ पर हिंदी में भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बताया है कि हिंदी में क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की। अब इस ऊपर वाले फोटो में आपको नजर आ रहा है कि 2 ऑफिसर्स एक लेडी क्रिमिनल के साथ कुछ पूछताछ कर रहे हैं। ऐसा सीन तो आपने कभी ना कभी देखा ही होगा। तो ये जो पूछताछ चलती है इसे इंग्लिश में बोला जाता है इंटरोगेशन, और जिस रूम में ये होता है उस रूम को बोला जाता है इंटरोगेशन रूम। अब इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटरोगेटिव वर्ड कहां से बना। सो इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इन शॉर्ट क्वेश्चन। मतलब जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो भी तो एक सेंटेंस ही होता है, तो वो सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अब देखते हैं इसकी पहचान क्या है। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे। तो आपके सामने अगर एक सेंटेंस है और उसको क्वेश्चन मार्क है तो समझ जाना कि ये एक क्वेश्चन है, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर आपके सामने कोई सेंटेंस है
जिसको क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो समझ जाना कि वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टी? इज हिज नेम शुभम? विच इज अवर नेशनल ट्री? इज योर कॉलेज नेम आदर्शा? आर यू कमिंग? ही इज अ डॉक्टर, isn't he? Why is he rich? How are you? What is your name? Etc. इस तरह के हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स डेली लाइफ में भी देखते हैं। तो इन शॉर्ट आपको करना क्या है, आपके सामने अगर कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है तो समझ जाना कि वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं और अगला टाइप देखते हैं जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस काफी इंटरेस्टिंग टाइप है। इसकी मदद से हम हमारे कोई इमोशन को या कोई फीलिंग को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं। सो व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? इट्स सिंपल। जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्वेश्चन मार्क था तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो आपको किसी सेंटेंस में अगर एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई दे तो समझ जाना कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसके काफी इंटरेस्टिंग से एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ओह दिस इज एक्सलेंट, यू आर अमेजिंग, ही डिड रियली गुड जॉब, व्हाट अ लार्ज बिल्डिंग दिस इज, हाउ वंडरफुल गार्डन दैट वाज, hooray, we won the match, what a coincidence this is, congratulations, you have a baby girl। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के आपने कई सारे मीम्स भी देखे होंगे। जस्ट फॉर फन कुछ मीम्स के एग्जांपल्स मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो देखिए। क्या बात कर रहे रे बाबा? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कितना गंदा आदमी हूं मैं यार। Oh my God! Wow! यार ये कितनी औसम है यार। ये हुई ना बात। वाओ ब्यूटीफुल। मुझे लगता है इन एग्जाम्पल्स को आपने काफी इंजॉय किया होगा और इसी तरह से इंजॉय करते करते हमें मैथमेटिक्स की स्टडी करना है। तो बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ जिसका नाम है इंपरेटिव सेंटेंस। सो व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस? इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, कमांड और रिक्वेस्ट। मतलब अगर आप किसी को कोई ऑर्डर देते हो, मतलब उससे कोई काम करवाने के लिए उसको कुछ बोलते हो, या वो रिक्वेस्ट भी हो सकती है। अगर आपने उसी ऑर्डर को एक प्लीज लगा दिया और थोड़ा सा बोलने का टोनिंग बदल दिया तो वो रिक्वेस्ट बन जाएगी। या इंस्ट्रक्शन, जैसे टीचर स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये नोट कर लो, ये डायग्राम बना लो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये सभी इंपरेटिव सेंटेंस के टाइप्स हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स के साथ हम उसे पहचानेंगे कैसे, ये देख लेते हैं। तो आपको इन सभी एग्जाम्पल्स में दिख रहा होगा कि एक वर्ड पिंक कलर से हाईलाइट किया गया है। तो वो जो वर्ड है उसे बोला जाता है वर्ब ट्रांजिटिव और सिंपली वर्ब। तो जनरली इंपरेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो एक वर्ब से होती है और इसी वजह से वो एक ऑर्डर होता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सो ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ले आना। सो मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर आओ। सो ब्रिंग मतलब लाना, गिव मतलब देना, प्ले मतलब खेलना, रिमेंबर याद रखना, पास मतलब आगे बढ़ाना, शट मतलब बंद करना, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, रन का मतलब होता है दौड़ना, टच का मतलब होता है छूना और कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना। तो ये जो है खाना पीना उठना बैठना ये सब होते हैं वर्ब ट्रांजिटिव। इससे अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो समझ जाना कि वो एक ऑर्डर या रिक्वेस्ट है और ये इंपरेटिव सेंटेंस है। ओके, सो ये सभी एग्जांपल्स एक बार मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर।
गिव मी अ पेन एंड पेंसिल, प्ले विथ करेज, हिम्मत के साथ खेलो, रिमेंबर मी व्हेन वी आर पार्टेड, पास द साल्ट प्लीज, शट द फ्रंट डोर, फाइंड माई लेदर जैकेट प्लीज, रन डेली एट लीस्ट 5 किलोमीटर, डोंट एवर टच माई फोन, प्लीज कंप्लीट माई होमवर्क। अब आपको दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम सभी सेंटेंसेस में तो वर्ब से शुरुआत हुई है, लेकिन लास्ट के जो 2 एग्जांपल्स है 9th एंड 10th, उसमें शुरुआत वर्ब से नहीं है। उसका रीजन ये है कि 9 नंबर का जो सेंटेंस है वो एक नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब ऐसा करो के बजाय ऐसा मत करो बोला गया है उसमें, जिसके वजह से उसमें सामने डोंट लगाना पड़ता है और उसके वजह से वर्ब थोड़ा सा पीछे चला गया। और लास्ट एग्जाम्पल में प्लीज लगाया है, वैसे तो एग्जाम्पल नंबर 5 और 7 में भी प्लीज लगाया है, लेकिन वो लास्ट में लगाया है। तो कभी कभी हम प्लीज पहले बोलते हैं, तो प्लीज पहले बोला गया है, इसलिए जो वर्ब ट्रांजिटिव है वो सेकंड पोजीशन पे चला गया। ओके, तो ये कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है, बस अगर वो सेंटेंस कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट या कमांड या इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा। ओके, मुझे लगता है ये सारे टाइप्स आपको समझ गए। अब बढ़ते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइप वो है असर्टिव सेंटेंस, जिसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। तो अब इसको समझ लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। असर्टिव सेंटेंस होता है एक सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। अब ये कोई आपको इंफॉर्मेशन देता है, मतलब कि कोई फैक्ट, अब जरूरी नहीं है कि वो फैक्ट मतलब सच्चाई हो। आपको कोई झूठ अगर बोल रहा है तो वो झूठी इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो भी एक असर्टिव सेंटेंस ही माना जाएगा। ओके, सो कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हो या कोई चीज डिक्लेयर की जा रही हो, मतलब कोई बात बताई जा रही हो, वो सच्ची हो या झूठी हो, डजंट मैटर, लेकिन वो सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस माना जाएगा। वो एक मिथ भी हो सकता है, मिथ का मतलब होता है अफवाह। सो असर्टिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, माय नेम इज मोहसिन, मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट। ओके, मैं ये बता नहीं रहा आपको मैथमेटिक्स इजी है, कुछ लोगों के लिए इजी है, कुछ लोगों के लिए हार्ड है, लेकिन कुछ तो जानकारी दी जा रही है ना सेंटेंस में। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, 2 + 2 = 7। आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या पढ़ा रहा हूँ, 2 + 2 = 7। इट्स जस्ट अ एग्जांपल ऑफ assertive sentence which is giving a wrong information. Okay, Taj Mahal is in Africa, today is holiday, he is a software engineer, I am at Amravati, earth revolves around the sun, sun is a star, etc. इस टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं assertive sentence के। So, अब हम एक बार देख लेंगे कि हमने अभी तक सेंटेंस के 4 टाइप्स देखे। क्या क्या देखा? तो एक टाइप हमने देखा असर्टिव सेंटेंस, जस्ट अभी देखा। एक टाइप देखा था इंपरेटिव सेंटेंस, मतलब ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, वर्ब ट्रांजिटिव से उसकी शुरुआत होती है जनरली। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये भी हमने देखा। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्वेश्चंस। ओके, कुछ किसी से पूछना है तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। और एक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब अपने इमोशंस, एक्सप्रेशंस या फिर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें से असर्टिव सेंटेंस। तो इसका थोड़ा और पोस्टमार्टम करेंगे। ओके, मतलब थोड़ा और डिटेल में इसे जानेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस हमने देखा है कि कोई इंफॉर्मेशन देता है, और ये भी देखा है कि वो इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है, करेक्ट भी हो सकती है और रॉन्ग भी हो सकती है। असर्टिव सेंटेंस हमें जो इंफॉर्मेशन देता है वो करेक्ट है या रॉन्ग है, वो सही बात है या गलत बात है, इसे हम बोलते हैं उस सेंटेंस की ट्रूथ वैल्यू। ओके, तो असर्टिव सेंटेंस को एक ट्रूथ वैल्यू होती है। सो असर्टिव सेंटेंस व्हिच गिव्स करेक्ट इंफॉर्मेशन इज सेड टू हैव द ट्रूथ वैल्यू ट्रू, मतलब कि जो असर्टिव सेंटेंस आपको सही जानकारी देता है, करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है,
ऐसे असर्टिव सेंटेंस को हम कहते हैं कि उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू है। और जो असर्टिव सेंटेंस हमें गलत जानकारी देता है, कोई झूठ या रॉन्ग इंफॉर्मेशन देता है, तो ऐसे असर्टिव सेंटेंस के बारे में हम बोलते हैं कि वो असर्टिव सेंटेंस की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है। तो ये ट्रुथ वैल्यू क्या होता है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एक असर्टिव सेंटेंस होता है जो आपको कोई जानकारी देता है और वो जानकारी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो अगर वो सही जानकारी दे रहा है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू हम ट्रू मानते हैं, और अगर वो गलत जानकारी दे रहा है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू को हम फॉल्स मानते हैं। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन दिस ट्रुथ वैल्यू, डिपेंडिंग ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रुथ वैल्यू, मतलब अगर वो सही जानकारी दे रहा है तो वो कब तक सही रहेंगी, क्या हमेशा के लिए सही रहेंगी या फिर सही से गलत हो जाएंगी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो इसके बेसिस पर इसके दो टाइप्स किए गए हैं। एक होता है ओपन सेंटेंस और एक होता है स्टेटमेंट। ओके, ध्यान रखिए कि हमने सेंटेंस के पहले 4 टाइप्स देखे और उसमें से असर्टिव सेंटेंस के फिर से 2 सब टाइप्स हम देख रहे हैं। तो एक होता है ओपन सेंटेंस और एक होता है स्टेटमेंट। तो हमें स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में समझना था, इसलिए हमने ये सब कुछ देखा। तो असर्टिव सेंटेंस है तो जरूरी नहीं है कि वो स्टेटमेंट होगा। असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट बन भी सकता है या फिर वो ओपन सेंटेंस भी बन सकता है। तो देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस को हम ओपन सेंटेंस कब बोलेंगे और स्टेटमेंट कब बोलेंगे। सो ट्रुथ वैल्यू फ्लक्चुएट्स, क्या लिखा है कि अगर असर्टिव सेंटेंस की ट्रुथ वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है, फ्लक्चुएट होना मतलब बदलते रहती है, चेंजेस और वेरीज, मतलब अगर उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू थी, थोड़ी देर बाद फॉल्स हो गई, सिचुएशन बदलने के बाद में ट्रू की फॉल्स हो गई, या फॉल्स थी तो ट्रू हो गई, तो ऐसे असर्टिव सेंटेंस को हम कहते हैं ओपन सेंटेंस। और अगर ट्रुथ वैल्यू कैसी है, फिक्स है, ट्रुथ वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स्ड, मतलब ट्रू है, ट्रू थी, अभी भी ट्रू है और हमेशा ट्रू ही रहेंगी, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं स्टेटमेंट। ओके, तो जिसकी ट्रुथ वैल्यू बदलते रहती है उसको बोलते हैं ओपन सेंटेंस, और जिसकी ट्रुथ वैल्यू फिक्स रहती है उसको बोलते हैं स्टेटमेंट। सो डोंट वरी, हम इसके एग्जांपल्स जब देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब स्टेटमेंट के भी 2 टाइप्स होते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि ट्रुथ वैल्यू का फिक्स रहना मतलब क्या। ट्रू है तो हमेशा के लिए वो ट्रू ही रहेंगी, और अगर वो फॉल्स है तो हमेशा के लिए फॉल्स रहेंगी। तो ये तो 2 टाइप हो गए ना। तो जिस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू हमेशा के लिए ट्रू रहती है और कभी भी फॉल्स नहीं होती, ऐसे स्टेटमेंट को हम कहते हैं टॉटोलॉजी। देखिए क्या लिखा है, ट्रुथ वैल्यू इज ऑलवेज ट्रू। और जिस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू कैसी होती है, ऑलवेज फॉल्स, मतलब हमेशा के लिए फॉल्स, और फॉल्स से वो कभी ट्रू नहीं बनेंगी, ऐसे स्टेटमेंट को हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, देखिए मैं अभी ऐसे सेंटेंस को नहीं बोल रहा हूं, ऐसे स्टेटमेंट को बोल रहा हूं, क्योंकि ये स्टेटमेंट के टाइप्स है। ओके, तो जो स्टेटमेंट हमेशा के लिए ट्रू होता है उसे कहते हैं टॉटोलॉजी स्टेटमेंट, और जो स्टेटमेंट हमेशा के लिए फॉल्स होता है ऐसे स्टेटमेंट को हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट। ओके, तो जो एग्जांपल्स मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस के बताए थे, उन सारे एग्जांपल्स को एक बार फिर से देख लेते हैं, और हम सोचेंगे कि हर एग्जांपल के बारे में हम सोचेंगे कि वो ओपन सेंटेंस है या फिर स्टेटमेंट है, और अगर स्टेटमेंट है तो ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। अब जैसे यहाँ पर पहला एग्जांपल है, माय नेम इज मोहसिन। तो ये असर्टिव सेंटेंस तो है क्योंकि आपको जानकारी तो दे रहा है, ये कुछ बात तो आपको पता चल रही है कि मेरा नाम मोहसिन है। लेकिन सोचिए अगर बोलने वाला, ये सेंटेंस बोलने वाला मैं हूं, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू है। और अगर इसी सेंटेंस को आप बोलते हो, मान लेते हैं आपका नाम मोहसिन नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का नाम मोहसिन भी होगा जो वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका नाम मोहसिन तो नहीं है, तो आप अगर इस सेंटेंस को बोल रहे हो विदाउट चेंजिंग अ सिंगल वर्ड, तो आप अगर बोल रहे हो तो आप तो झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आपका नाम तो कुछ और होगा। बोलने का मतलब यह है कि
यहाँ पर बोलने वाला बदल जाए तो ये स्टेटमेंट ट्रू से फॉल्स हो जाता है। सो माय नेम इज मोहसिन मेरे लिए ट्रू है, लेकिन आप बोल रहे हो तो आपके लिए वो फॉल्स माना जाएगा, मतलब आप झूठ बोल रहे हो ऐसा माना जाएगा। इसीलिए ये है एक ओपन सेंटेंस, क्योंकि बोलने वाला बदल जाए तो इसकी ट्रुथ वैल्यू बदल जाती है। ओके, नेक्स्ट इज अ मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट। ओके, बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है? तो मुझे ये ट्रू लगता है, आपको भी शायद से ट्रू लग सकता है। लेकिन ऐसा स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स में बहुत वीक है, उसे वो बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, तो उसको अगर बोलेंगे मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट तो वो तो गुस्सा हो जाएगा ना। तो मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट किसी के लिए ट्रू है और किसी के लिए फॉल्स है। ओके, क्योंकि सभी को ये इजी नहीं लगता, तो इसीलिए ये भी एक ओपन सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। अब ये सेंटेंस कोई भी बोले, कहीं भी बोले, कभी भी बोले, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज ऑलवेज ट्रू। तो ये एक ऐसा असर्टिव सेंटेंस है जो हमेशा ट्रू रहता है, इसीलिए इसे हम बोलेंगे कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। मतलब स्टेटमेंट तो है और उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। ओके, नेक्स्ट इज 2 + 2 = 7। ऑफ कोर्स ये एक गलत इंफॉर्मेशन है, इट्स रॉन्ग। 2 + 2 7 नहीं होते, इसलिए ये क्या है, ये भी स्टेटमेंट है, लेकिन ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ये कोई भी बोलेगा 2 + 2 7 होता है, कोई भी बोलेगा, कहीं भी बोलेगा, तो ये फॉल्स ही रहेगा, ये कभी ट्रू नहीं बन सकता। ओके, इसलिए ये स्टेटमेंट तो है, लेकिन इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। ताजमहल इज इन अफ्रीका, ये भी स्टेटमेंट है, क्योंकि जानकारी तो आपको मिल रही है और ये जानकारी फॉल्स है और ये ट्रू नहीं बन सकती। ओके, क्योंकि ताजमहल इंडिया में, अफ्रीका में तो नहीं है, इसलिए ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट का एग्जांपल है। टुडे इज हॉलीडे, टुडे इज हॉलीडे। अगर आप ये सपोज संडे के दिन बोल रहे हो और हॉलीडे है, तो संडे के दिन ये ट्रू है। लेकिन अगर आपने नेक्स्ट डे उसको बोला कि टुडे इज हॉलीडे, आप ऑफिस जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो और आप बोल रहे हो टुडे इज हॉलीडे, तो उस दिन के लिए ये रॉन्ग है। तो ये हफ्ते के 6 दिन ट्रू, हफ्ते के 6 दिन ये फॉल्स होता है, और जिस दिन हॉलीडे होता है उस दिन अगर आप इस सेंटेंस को बोल रहे हो तो उस दिन ये ट्रू रहेगा, और जिस दिन हॉलीडे नहीं है उस दिन अगर आप इस सेंटेंस को बोल रहे हो तो ये फॉल्स रहेगा। इसलिए ये ओपन सेंटेंस है, क्योंकि इसकी ट्रूथ वैल्यू दिन के साथ बदल रही है। नेक्स्ट, ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब ही मतलब कौन? अगर आप ऐसे पॉइंट करते हो, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए पॉइंट करते हो कि ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तब ये ट्रू रहेगा। लेकिन किसी और की तरफ अगर आप इशारा करते हो जो कि डॉक्टर है, टीचर है, और आप बोलते हो ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तब ये फॉल्स है। तो इसीलिए ये भी एक ओपन सेंटेंस का एग्जांपल है। आई एम एट अमरावती। अब ये प्लेस के ऊपर डिपेंड करती है इसकी ट्रूथ वैल्यू। अगर आप अमरावती सिटी में हो और आप बोल रहे हो आई एम एट अमरावती, तो आपने सच बोला, मतलब आपने जो बोला वो ट्रू है। लेकिन अगर आप किसी और सिटी में जाते हो, मान लेते हैं आप नागपुर में हो और आप यही सेंटेंस को बोल रहे हो आई एम एट अमरावती, तब आप झूठ बोल रहे हो। ओके, तो जगह बदल गई, इसलिए ट्रूथ वैल्यू बदल गई, इसीलिए ये एक ओपन सेंटेंस है। ओके, बोलने वाला बदल जाए, जगह बदल जाए, टाइम बदल जाए, तो ट्रूथ वैल्यू बदल जाती है, उसको बोलते हैं हम ओपन सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। मतलब पृथ्वी जो है वो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। मराठी में कहते हैं पृथ्वी सूर्याभोवती परिभ्रमण करते। अब ये कोई भी बोले, मैं बोलूं, आप बोलो, या दुनिया का कोई भी इंसान बोले, ये ट्रू है। कहीं भी बोले, किसी भी सिटी में जाकर बोलो, और किसी भी समय बोलो, आप सुबह बोलो, शाम बोलो, आज बोलो, कल बोलो, परसों बोलो, तो ये ट्रू ही रहेगा। सो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं ट्रू स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट भी है एंड ऑलवेज ट्रू है, सो इट्स स्टेटमेंट, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। एंड लास्ट इज सन इज अ स्टार। ऑफ कोर्स ये भी आपको पता ही होगा कि सन इज अ स्टार इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके,
तो मुझे लगता है आपको सेंटेंस के 4 टाइप्स और उसके बाद स्टेटमेंट के 2 टाइप्स और टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, ये सब कुछ समझ आ गया होगा। और अब तक हमने जो भी देखा, इस बेसिस पर आप एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी है कि ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे लिखे, वो आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल इज डिनोटिंग द स्टेटमेंट, और यू कैन से सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट। मतलब एक स्टेटमेंट को डिनोट कैसे करते हैं, उसे एक सिंबल कैसे देते हैं, और एक स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म कैसा होता है, ये सब हम इस आर्टिकल में देखने वाले हैं। तो यहां पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिख रहे हैं कि स्टेटमेंट को एक लेटर की मदद से, जो ABCD लेटर्स होते हैं ना, एक लेटर की मदद से डिनोट किया गया है। सो लेट का मतलब होता है assume that, suppose that. So let P be the statement that Delhi is the capital of India. तो यहां पर दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये एक स्टेटमेंट है और उसे डिनोट करने के लिए यहां हमने यूज किया है स्मॉल लेटर P का। ओके, और बीच में दिया है कोलन, वो जो 2 डॉट्स है सिंबल को बोलते हैं कोलन। और पढ़ते वक्त हम उसे क्या पढ़ेंगे, बी द स्टेटमेंट दैट। ओके, फॉर एग्जांपल P be the statement that Delhi is the capital of India. Q be the statement that 5 is less than 3, and R be the statement that sun is a star. तो यहाँ पर 3 एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं, जिसमें से पहला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ कोर्स फॉल्स है, और तीसरा स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, तो इसे सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सो पहला जो एग्जांपल था, P with the statement that Delhi is the capital of India. Here P is a true statement. Of course, बताया आपको, that is truth value of P is true. Okay, वो स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। मतलब किसकी? P की। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। ऐसा बोलना काफी लेंदी हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, P की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। ओके, सो P की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, ये शॉर्ट में हम बोल सकते हैं। तो यही फायदा है उसको एक लेटर से डिनोट करने का। इसको आप इस तरह से समझिए कि आप जब कंप्यूटर में कोई फाइल बनाते हो, सपोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस सॉफ्टवेयर में आपने कोई फाइल बनाया, बहुत सारे पेजेस टाइप किए, बहुत सारा मैटर आपने टाइप किया, लेकिन जब आप उसे सेव करते हो तो उसे एक छोटा सा नाम देते हो, और उसी नाम की मदद से वो फाइल आपको दोबारा से मिलती है। उसको डबल क्लिक करने से वो फाइल फिर से ओपन हो जाती है। ओके, तो एनालॉगस सिचुएशन है यहाँ पर कि बहुत लंबा सेंटेंस हो सकता है, स्टेटमेंट हो सकता है, तो उसको डिनोट करने के लिए छोटा सा लेटर आप यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमने यूज किया है PQR। ओके, सो इन सिंबॉलिक फॉर्म वी राइट इट एज P is equivalent to T। वो जो इज इक्वल टू के जैसा दिख रहा है सिंबल, उसे आपको पढ़ना है इक्विवेलेंट टू। सो P is equivalent to T का मतलब है कि जो P की ट्रूथ वैल्यू है वो T है। T मींस ट्रू है। ओके, ट्रू को शॉर्ट में हम कैपिटल T बोलेंगे, और फॉल्स है तो कैपिटल F बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल जो था वो था Q with the statement that 5 is less than 3, मतलब 5 3 से छोटा नंबर है। ये तो गलत है ना। सो हियर Q is the false statement, that is truth value of Q is false, और truth value of Q is false को हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, Q is equivalent to F। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो अब नेक्स्ट आर्टिकल है जिसका नाम है कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ओके, मराठी में बोलेंगे इसको या हिंदी में संयुक्त विधान। मतलब हम क्या करेंगे, 2 स्टेटमेंट्स को लेकर उन्हें जोड़ देंगे। 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्ट करने के बाद वो एक बड़ा स्टेटमेंट बन जाता है। तो उस बड़े स्टेटमेंट को क्या बोला जाएगा, कंपाउंड स्टेटमेंट, क्योंकि वो 2 छोटे छोटे स्टेटमेंट को मिलाकर बना है। ओके, तो इसके भी 4 टाइप्स हम देखने वाले हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट्स के टोटल 4 टाइप्स हम देखने वाले हैं।
तो पहला टाइप है कंजंक्शन, ओके, दूसरा टाइप है डिसजंक्शन, नेक्स्ट टाइप इज इम्प्लीकेशन या इसे कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोला जाता है, एंड लास्ट टाइप इज अ डबल इम्प्लीकेशन या इसे बाय कंडीशन ऐसा भी बोला जाता है। तो वन बाय वन हम हर एक टाइप को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं कंजंक्शन के बारे में। सो कंजंक्शन क्या होता है? टू स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड बाय एंड, ओके, व्हेन टू स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड बाय एंड then the resulting compound statement is called as a conjunction। मतलब जब हम दो स्टेटमेंट्स को एंड की मदद से ज्वाइन करते हैं, ए एंड डी एंड, हिंदी में इसे बोला जाता है और, ओके, तब हम बनने वाले कंपाउंड स्टेटमेंट को हम बोलेंगे कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम दो छोटे छोटे स्टेटमेंट्स लेते हैं, P with the statement that sun is a star and Q with the statement that Mars is a planet। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को हमें ज्वाइन करना है, मतलब कनेक्ट करना है लॉजिकल कनेक्टिव की मदद से, जिसका नाम है एंड। सो कंजंक्शन ऑफ दीज टू स्टेटमेंट्स इज, ओके, ध्यान से पढ़िए क्या है ये दोनों स्टेटमेंट का कंजंक्शन क्या होगा, सन इज अ स्टार एंड मार्स इज अ प्लैनेट, एंड सिंबॉलिक फॉर्म इज P and Q, ओके। अब एंड के लिए जो मैथमेटिकल लॉजिक में सिंबल है वो ऐसा है, मतलब दिख ही रहा है आपको कि जो कैपिटल V होता है उसको इन्वर्ट कर दो, ओके, वर्टिकली फ्लिप कर दो उसको, सो वो सिंबल होता है एंड के लिए। तो अब कंपाउंड स्टेटमेंट का अगला टाइप देखते हैं, इसका नाम है डिसजंक्शन। तो देखते हैं डिसजंक्शन हम किसे बोलेंगे। सो इफ टू स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड बाय और, अगर हम दो स्टेटमेंट्स को और की मदद से ज्वाइन करते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं या फिर और मराठी में बोलते हैं किंवा, तो तब हम बनने वाले कंपाउंड स्टेटमेंट को बोलेंगे डिसजंक्शन, ओके। तो इसके सेम एग्जाम्पल में रिपीट करूंगा ताकि फिर से एक्सप्लेनेशन ना देना पड़े। जैसे कि यहाँ पर P with the statement that sun is a star and Q with the statement that Mars is a planet। So disjunction of these two statements is sun is a star or Mars is a planet, ओके। तो यहाँ पर इन दोनों स्टेटमेंट्स को हमने और की मदद से ज्वाइन किया, उन दोनों के बीच में और लिख दिया। ऐसा करने से ये एक बड़ा सेंटेंस या बड़ा स्टेटमेंट बन गया, जिसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं, और का यूज करने के वजह इसे स्पेशली डिसजंक्शन कहते हैं। हाँ, और सिंबॉलिक फॉर्म जो है इसका, ये नीचे आपको दिख रहा है, पढ़ते वक्त तो उसे हम P और Q ऐसे ही पढ़ेंगे, तो बीच में जो हम सिंबल देते हैं वो कैपिटल V के जैसा होता है दिखने में। देखते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट का अगला टाइप, इसका नाम है इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट। पहले हम सभी के सिंबॉलिक फॉर्म देख रहे हैं कि इन्हें सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाद में इसके प्रॉब्लम्स और डिटेल बाद में फिर से देखेंगे। सो थर्ड इज इम्प्लीकेशन। सो टू स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड बाय इफ देन, ओके, मराठी में इसको बोलते हैं जर तर, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं अगर तो, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं, फिर से वही एग्जाम्पल, P with the statement that sun is a star, Q with the statement that Mars is a planet। So implication of these two statements is if sun is a star then Mars is a planet। अब यहाँ पे if से शुरुआत हो रही है, तो मैंने if का I जो है कैपिटल लिखना चाहिए था, ओके। आप हमेशा कैपिटल लिखना क्योंकि if से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। सो इफ सन इज अ स्टार देन मार्स इज अ प्लैनेट, इसे हम उल्टा भी लिख सकते थे, इफ मार्स इज अ प्लैनेट देन सन इज अ स्टार, लेकिन उस इम्प्लीकेशन को अलग माना जाएगा, ओके। सो इसका सिंबॉलिक फॉर्म है P और फिर एक एरो दिख रहा होगा आपको,
एक एरो है P से Q की तरफ डायरेक्शन बता रहा है, तो वो एरो का हम यूज करते हैं इम्प्लीकेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। और पढ़ते वक्त उसे हम ऐसे पढ़ते हैं P implies Q, मतलब जो P नाम का जो स्टेटमेंट है वो Q इस वाले स्टेटमेंट को इम्प्लाई कर रहा है। ओके, P Q को इम्प्लाई कर रहा है। ओके, तो यहां पर हम एरो का यूज करते हैं इम्प्लीकेशन के लिए। एंड लास्ट टाइप इज डबल इम्प्लीकेशन। ओके, ऐसा कंपाउंड स्टेटमेंट जिसे हम इफ एंड ओनली इफ की मदद से ज्वाइन करते हैं, ऐसे कंपाउंड स्टेटमेंट को हम बोलेंगे डबल इम्प्लीकेशन। तो इसका भी एग्जाम्पल, ओके, सेम वही दो स्टेटमेंट्स फिर से लिया मैंने, सन इज अ स्टार, मार्स इज अ प्लैनेट। तो अगर इसे इफ एंड ओनली इफ की मदद से ज्वाइन करना है तो एकदम सिंपल है, उसे बीच में लिख दो। जैसे हमने एंड और उनको बीच में लिखा था, उसी तरह से इफ एंड ओनली इफ को बीच में लिखा जाता है। अब इसकी डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे चैप्टर में। सो डबल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस टू स्टेटमेंट्स इज सन इज अ स्टार इफ एंड ओनली इफ मार्स इज अ प्लैनेट। और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते वक्त हम यहाँ पर भी एरो का यूज करेंगे, लेकिन ये डबल हेडेड एरो है। तो इस तरह से डबल हेडेड मतलब दोनों तरफ एरो हेड है, जिसको इस तरह के सिंबल का यूज हम करते हैं डबल इम्प्लीकेशन को यूज करने के लिए। और सिंबॉलिक फॉर्म जो है उसे पढ़ते वक्त हम P डबल इम्प्लाइज Q ऐसे पढ़ेंगे। तो अब तक हमने जो भी सीखा उस बेसिस पर आप एक्सरसाइज 1.1 का अब सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। एक आध क्वेश्चन आपको शायद ना आए उसमें से, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में और भी सब क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से एक सब क्वेश्चन शायद आपको नहीं भी आएगा, बाकी सब तो आ ही जाएंगे। सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है गिवन स्टेटमेंट्स को। और जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करते नहीं आया उसका टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो आंसर, खुद की राइटिंग में लिखे हुए आंसर वीडियो में ही दिखाने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं ट्रुथ वैल्यूज ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। कंपाउंड स्टेटमेंट्स को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखे ये हमने देख लिया, लेकिन अब जो बड़ा सा कंपाउंड स्टेटमेंट जो बन रहा है, जैसे कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन, ये जो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स बन रहे हैं उनकी ट्रुथ वैल्यूज को पता कैसे लगाए, उसके रूल्स क्या है वो हमें अब देखने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रुथ वैल्यू ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन को हमने सबसे पहले देखा था, आपको याद होगा कि दो स्टेटमेंट्स को जब हम एंड की मदद से ज्वाइन करते हैं, AND एंड, तब हम उसे कंजंक्शन कहते हैं। सो कंजंक्शन की ट्रुथ वैल्यू के बारे में ये रूल है कि कंजंक्शन इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। मतलब जिन दोनों स्टेटमेंट्स को आप ज्वाइन कर रहे हो, अगर वो दोनों के दोनों ट्रू है तो ही उस पूरे कंजंक्शन को ट्रू माना जाएगा। यहाँ पर आपके सामने एक ट्रूथ टेबल है, इसे ट्रूथ टेबल बोलेंगे हम, जिसमें ट्रूथ वैल्यूज आपको दिख रही होंगी। अब इसका जो पहला कॉलम है वो देखिए, पहले कॉलम में लिखा है P, दूसरे कॉलम का हेडिंग है Q। तो ये जो कॉलम हेडिंग्स है P और Q, ये स्टेटमेंट्स के नाम है। और उसके नीचे क्या लिखा है, अब देखिए, P और Q दोनों के नीचे सबसे पहले लिखा है T, दोनों के भी नीचे T है। इसका मतलब ये है कि दोनों के ट्रूथ वैल्यूज ट्रू हो सकती है। सेकंड वाला रो देखिए, उसमें क्या लिखा है, P के नीचे T लेकिन Q के नीचे F लिखा है। मतलब ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि P स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और Q स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। पहली वाली से ये दूसरी वाली पॉसिबिलिटी अलग है। थर्ड पॉसिबिलिटी इसका उल्टा हो सकता है कि P नाम का जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है और जो Q नाम का स्टेटमेंट है वो ट्रू है। और एक लास्ट पॉसिबिलिटी बचती है, वो ये है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स रहेंगे। ओके, तो जब भी हम एक सिंगल स्टेटमेंट लेते हैं तो उसके दो पॉसिबिलिटीज होते हैं, या तो वो स्टेटमेंट ट्रू रहेगा या फिर वो स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा। लेकिन जब हम दो स्टेटमेंट्स को एट ए टाइम लेते हैं,
तो उन दोनों के मिलकर 4 पॉसिबिलिटीज बनते हैं। या तो वो दोनों ट्रू रहेंगे, या फिर वो दोनों फॉल्स रहेंगे, या फिर उसमें से पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या फिर दूसरा ट्रू पहला फॉल्स। इस तरह के 4 पॉसिबिलिटीज बनते हैं। आप सोच कर देखिए, इसके अलावा 5वीं कोई पॉसिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। तो ये चारों भी पॉसिबिलिटीज हम इस टेबल में लिखते हैं। और 2 स्टेटमेंट्स हमने इसलिए लिए क्योंकि कंपाउंड स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करके बनता है। तो वो दोनों को ज्वाइन करके जो स्टेटमेंट बनेगा उसकी ट्रुथ वैल्यू की स्टडी हमें करनी है। इसलिए हमने यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स लिए, उनके 4 पॉसिबिलिटीज लिए हैं। और थर्ड कॉलम में आपको दिख रहा होगा P एंड Q। कॉलम हेडिंग में है P एंड Q, मतलब P और Q को अगर आप एंड की मदद से जोड़ते हो तो P एंड Q की ट्रुथ वैल्यू क्या रहेंगी उस कॉलम में लिखी हुई है। तो आप ध्यान से देखिए कि आपको एक बार ट्रू दिख रहा है और 3 बार फॉल्स दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि P एंड Q ये सिर्फ एक ही केस में, एक ही पॉसिबिलिटी के लिए ट्रू बनता है। और ऊपर में हेडिंग में वही चीज लिखी है कि कंजंक्शन इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, तो इसके ये 4 रूल्स भी बन जाते हैं, लेकिन आपको हर एक रूल को याद रखने की जरूरत नहीं, और इस पूरे टेबल को भी याद रखने की जरूरत नहीं। इसमें से आप सिर्फ एक चीज याद रखो, वो है कि जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू रहेंगे तभी उनका कंजंक्शन ट्रू रहेगा, अदरवाइज इन ऑल द केसेस इट्स फॉल्स। ओके, अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं वर्बल फॉर्म के। सो एग्जांपल नंबर 1 इज अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ सैटेलाइट। अब मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा, और ये ट्रू है या फॉल्स है ये सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल इज अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ सैटेलाइट। अर्थ इज अ प्लैनेट, पृथ्वी एक ग्रह है, सही बात है, इट्स ट्रू। एंड मून इज अ सैटेलाइट, ओके, इट्स अ नेचुरल सैटेलाइट, तो ये बात भी ट्रू है। ओके, पहले हम ये जितने भी स्टेटमेंट्स है इन सभी को कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ये देख लेते हैं, उसके बाद पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू को डिस्कस करेंगे। सो सेकंड एग्जांपल में एंड के पहले लिखा हुआ है 2 इज एन इवन नंबर, सही बात है, 2 इवन नंबर है। एंड 22 इज एन ऑड नंबर, ये बात गलत है, क्योंकि द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज इवन नंबर, तो 22 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो 22 भी इवन नंबर हो गया। लेकिन यहां लिखा है कि वो ऑड नंबर है, इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट एग्जांपल इज ट्रेपेजियम हैज 3 साइड्स एंड स्क्वायर हैज 4 साइड्स। अब इसमें स्क्वायर जो होता है उसको 4 साइड्स होते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन ट्रेपेजियम हैज 3 साइड्स ये बात गलत है, क्योंकि ट्रेपेजियम भी क्वाड्रिलेटरल का ही एक टाइप है जिसके अपोजिट साइड्स की एक जोड़ी पैरेलल होती है। सो ट्रेपेजियम हैज 3 साइड्स इज फॉल्स, while square has a 4 sides is true। तो इसमें पहला भाग false था, दूसरा भाग true था। And the last example is New York is in Japan and Delhi is in China। न्यूयॉर्क जापान में है ये भी बात गलत है, और दिल्ली चाइना में है ये भी बात गलत है। आपको पता ही है कि न्यूयॉर्क अमेरिका में है और दिल्ली इंडिया में है, सो दोनों बातें गलत है। अब आप खुद भी बोल सकते हो हमारे पिछले वाली स्लाइड की मदद से कि इन चारों स्टेटमेंट में से ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है। तो इन चारों में भी हमने एंड का यूज किया है 2 सिंपल बेसिक स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए, और इसीलिए हम क्या देखेंगे कि दोनों भी स्टेटमेंट्स ट्रू कहां पर है। तो सिर्फ पहले एग्जाम्पल में दोनों भी स्टेटमेंट्स ट्रू है, और इसीलिए यहां पर सिर्फ पहला वाला कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू रहेगा और बाकी सारे कंपाउंड स्टेटमेंट्स फॉल्स रहेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, और इसलिए बढ़ते हैं अगले कंपाउंड स्टेटमेंट्स की तरफ, ट्रुथ वैल्यूज ऑफ डिसजंक्शन। ओके, तो अगला कंपाउंड स्टेटमेंट है डिसजंक्शन, जिसमें हम
और की मदद लेते हैं दोनों स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए। अब इसमें होता क्या है, डिसजंक्शन इज ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अब कंजंक्शन में क्या होता था, जब दोनों के दोनों ट्रू रहेंगे तभी पूरा का पूरा कंजंक्शन ट्रू माना जाएगा। लेकिन डिसजंक्शन में क्या होता है, दो में से कम एक, देखो वहां पे कौन सा वर्ड यूज किया है, एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक स्टेटमेंट का ट्रू होना जरूरी है। एक भी अगर ट्रू हो जाए तो पूरा का पूरा डिसजंक्शन ट्रू बन जाएगा, वो पूरा का पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू बन जाएगा। ओके, तो ट्रूथ टेबल में देखिए आपको क्या दिख रहा है, टी के सामने टी लिखा है, टी एफ के सामने भी टी लिखा है, एफ टी के सामने भी टी लिखा है। मतलब दो में से पी और क्यू के ट्रूथ वैल्यूज में से, इन दोनों ट्रूथ वैल्यूज में से एक भी अगर ट्रू दिख रही है तो सामने ट्रू लिखा हुआ है पी और क्यू के नीचे। लेकिन जब दोनों फॉल्स है तब फॉल्स लिखा हुआ है, क्योंकि कम से कम एक का ट्रू होना जरूरी है डिसजंक्शन को ट्रू बनने के लिए। और लास्ट वाले केस में दोनों फॉल्स होने के कारण डिसजंक्शन भी फॉल्स रहेगा। ओके, so disjunction is true when at least one of the statements is true and disjunction is false when both the statements are false. Okay, तो इसके भी ये 4 रूल्स बनते हैं। तो आप चाहो तो इन चारों रूल्स को याद रखो सेपरेटली, लेकिन जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये वाला स्पेशल केस याद रखना है कि जब हम और की मदद से ज्वाइन करते हैं तो दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स रहेंगे, तभी वो पूरा का पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स माना जाएगा। अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस इट्स ट्रू। इसके भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब एग्जाम्पल में अलग नहीं ले रहा हूं ताकि फिर से वही ये ट्रू है ये फॉल्स है ये डिस्कस ना करना पड़े। अब ये सारी चीजें आपको पता है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है और कौन से फॉल्स है। हमें सिर्फ ये देखना है कि इन्हें और की मदद से जोड़ा गया है। इसके पहले वाले एग्जाम्पल्स में एंड की मदद से जोड़ा गया था और अभी इन सबको और की मदद से जोड़ा गया है, और इसी वजह से इसमें जब दोनों भी फॉल्स रहेंगे तभी इस पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट को फॉल्स माना जाएगा। मतलब इसमें जो फोर्थ एग्जाम्पल है वही सिर्फ फॉल्स माना जाएगा, वही सेंटेंस को फॉल्स माना जाएगा और बाकी सारे सेंटेंसेस ट्रू रहेंगे। ओके, बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ जिसका नाम है इम्प्लीकेशन। तो ये इम्प्लीकेशन की ट्रुथ वैल्यू को कैसे डिसाइड करें, ओके, ध्यान से समझिए ये। सो इम्प्लीकेशन इज फॉल्स। देखो हमने कंजंक्शन और डिसजंक्शन में वो ट्रू कब बनता है ये डिस्कस किया था। अब इम्प्लीकेशन में ये फॉल्स कब बनता है ये हम डिस्कस कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि ये 4 पॉसिबिलिटीज में से 4 केसेस में से सिर्फ एक ही बार फॉल्स बनता है और बाकी 3 बार ये ट्रू बनता है। तो जो स्पेशल केस होता है, बाकी सबसे जो हटके होता है, उसे याद रखना आसान होता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि इम्प्लीकेशन इज फॉल्स ओनली व्हेन फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। ओके, ट्रुथ टेबल में आपको दिख रहा है कि टी एफ के सामने एफ दिख रहा है ना, टी एफ के सामने एफ लिखा हुआ है और बाकी सभी केसेस में टी लिखा हुआ है। तो जब पी के नीचे टी है और क्यू के नीचे एफ है तब पी इंप्लाइज क्यू के नीचे एफ है। सो टी एफ के सामने एफ लिखना है, इतनी बात आप याद रखिए। सो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, फॉल्स होता है, अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस ये ट्रू होता है। इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फिर से सेम एग्जांपल से रिपीट करने की जरूरत नहीं। अब इसमें 4 अलग अलग केसेस यहां पर एग्जांपल में दिख रहे हैं। तो सबसे अलग केस कौन सा रहेगा? ऑफ कोर्स सेकंड वाला, जिसमें देन के पहले वाला भाग ट्रू है और देन के बाद वाला भाग फॉल्स है, मतलब टीएफ। तो टीएफ के सामने क्या आएगा? एफ आएगा और बाकी सभी केसेस में टी आएगा। आई होप ये समझ गया होगा आपको। अब देखते हैं लास्ट ट्रुथ वैल्यू ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। तो डबल इम्प्लीकेशन की ट्रुथ वैल्यू क्या होती है देख लेते हैं। डबल इम्प्लीकेशन इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ द स्टेटमेंट्स हैव द सेम ट्रुथ वैल्यू। अब इसका कुछ अलग है, जब दोनों स्टेटमेंट्स की ट्रुथ वैल्यूज सेम रहेंगी, इट डजेंट मैटर कि ट्रू है या फॉल्स है, सेम होना जरूरी है।
तब हम उस डबल इम्प्लीकेशन को ट्रू मानेंगे, और जब उन दोनों स्टेटमेंट्स की ट्रुथ वैल्यूज अलग अलग रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी, तब हम उस डबल इम्प्लीकेशन को फॉल्स मानेंगे। ओके, तो इसका रिलेशन है सेम और डिफरेंट से। तो यहाँ पे टेबल में आपको दिख रहा है कि टी के सामने भी टी लिखा है और एफ के सामने भी टी लिखा है। सो सेम ट्रुथ वैल्यूज होंगे तो सामने टी लिखा है, और अलग अलग ट्रुथ वैल्यूज है तो सामने एफ लिखा है। इसके ये 4 रूल्स इस तरह से दिखते हैं। T double implies T is T, T double implies F is F, F double implies T is F, and F double implies F is T. इसके भी हम वही एग्जांपल्स देख लेंगे। सिर्फ इन दो स्टेटमेंट्स को हम ज्वाइन कैसे कर रहे हैं वो ध्यान रखिए कि दोनों स्टेटमेंट के अब बीच में हमने इफ एंड ओनली इफ लिखा है। जैसे एंड में और में हमने बीच में लिखा था, एंड और को भी बीच में लिखा था, उसी तरह से इफ एंड ओनली इफ को भी बीच में लिखेंगे। ओके, तो ये इफ एंड ओनली इफ होने की वजह से हम क्या देखेंगे कि इफ एंड ओनली इफ के पहले वाला स्टेटमेंट और इफ एंड ओनली इफ के बाद वाला स्टेटमेंट, इन दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम कहाँ है? तो सेम है फर्स्ट एग्जाम्पल में और लास्ट एग्जाम्पल में। इसलिए ये फर्स्ट और लास्ट जो स्टेटमेंट्स हैं, ये दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट्स ट्रू रहेंगे, और सेकंड और थर्ड कंपाउंड स्टेटमेंट्स फॉल्स रहेंगे। सो ट्रुथ वैल्यूज ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स हम देख चुके हैं, और इस नॉलेज के बेसिस पर आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर सकते हो। तो इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए हमें जितना भी नॉलेज चाहिए उसका एक लास्ट कंसेप्ट स्टडी करने का रह गया है। उसका नाम है निगेशन। इसका साइन होता है इस तरह का, इसका सिंबल का नाम है टिल्ड, और इसे हम निगेशन के लिए यूज करते हैं। देखते हैं निगेशन क्या होता है। निगेशन ऑफ अ ट्रू स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब निगेशन ऑफ अ फॉल्स स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, मतलब उसका उल्टा भी ट्रू है। तो निगेशन क्या करता है? ये एक ट्रू स्टेटमेंट को फॉल्स बनाने का काम करता है और एक फॉल्स स्टेटमेंट को ट्रू बनाने का काम करता है। मतलब अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है और आप उसे निगेशन का साइन लगा देते हो तो वैसा करने से वो फॉल्स हो जाएगा, और अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है और उसे आप निगेशन का साइन लगा देते हो तो वो ट्रू हो जाएगा। इट्स जस्ट लाइक अ यूनरी ऑपरेटर। मतलब अब तक जो हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स देखे, टोटल 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स हमने देखे, उनका नाम था एंड, और, इफ देन, एंड लास्ट इज इफ एंड ओनली इफ। तो वो लॉजिकल कनेक्टिव्स थे क्योंकि वो 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने का काम कर रहे थे। लेकिन निगेशन अलग है। निगेशन यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स को कनेक्ट नहीं करता, बल्कि एक सिंगल स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू को बदलने का काम करता है। इसलिए ये यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी मतलब सिंगल स्टेटमेंट पे ऑपरेट हो रहा है। और जो पिछले 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स हमने देखे वो बाइनरी ऑपरेटर्स थे, क्योंकि वो 2 स्टेटमेंट्स के ऊपर ऑपरेट होते थे। तो यहां पर है इसका छोटा सा ट्रुथ टेबल। ये बता रहा है कि ये एक सिंगल स्टेटमेंट P है। यहाँ पे देखो हमने P और Q ऐसे 2 स्टेटमेंट नहीं लिए, क्योंकि ये सिंगल स्टेटमेंट पे ऑपरेट होता है, इसलिए सिंगल स्टेटमेंट लिया हमने P। तो उसको 2 पॉसिबिलिटीज बनते हैं, या तो वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। और राइट वाले कॉलम में लिखा है निगेशन ऑफ P, या फिर इसे शॉर्ट में आप नॉट P ऐसा भी पढ़ सकते हो, क्योंकि निगेशन का मतलब होता है नॉट लगाना, वही इंग्लिश वाला नॉट, NOT नॉट। तो P वाले कॉलम में T लिखा है, उसके बाजू में सेकंड कॉलम में F लिखा है। मतलब अगर P की ट्रुथ वैल्यू T है तो नॉट P की ट्रुथ वैल्यू F रहेंगी, और अगर P की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है तो नॉट P की ट्रुथ वैल्यू ट्रू रहेंगी। ओके, तो इस तरह के यहां पर हमें लॉजिकल इक्विवेलेंसेस मतलब रूल्स देखने को मिलते हैं कि निगेशन ऑफ T इज इक्विवेलेंट टू F एंड निगेशन ऑफ F इज इक्विवेलेंट टू T।
इसे हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जिस बेसिस पर आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 भी कर पाओगे, क्योंकि उसमें सेम इसी तरह के एग्जाम्पल्स आपको करना है। अब यहां टेबल में स्टेटमेंट है ताजमहल इज इन इंडिया, जो कि ट्रू स्टेटमेंट है, और उसके राइट वाले कॉलम में उसका निगेशन लिखा हुआ है, ताजमहल इज नॉट इन इंडिया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे नॉट लगाया गया है, और इंग्लिश ग्रामर का जो रूल है वही रूल हमें फॉलो करना है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा नॉट लगाया जाता है। तो ताजमहल इज इन इंडिया, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या था, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, वो था इज। तो यहां पर इज के सामने नॉट लगाना है, और इसकी ट्रुथ वैल्यू बन गई फॉल्स, ताजमहल इंडिया में नहीं है। ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हुआ ना। हाँ, सेकंड एग्जांपल है, एक इक्वेशन है, उसमें 3 + 7 इज इक्वल टू 12। यहां पर हेल्पिंग वर्ब भले आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इज इक्वल टू का साइन जब हम बोलते हैं उसमें इज बोलते हैं, इज इक्वल टू। ओके, तो उस इज को नॉट लगाएंगे, लेकिन सिंबॉलिकली ये कैसा दिखता है, इज इक्वल टू के साइन को लिखकर उसको कट कर देना। सो 3 + 7 इज इक्वल टू 12, विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। उसको उसका निगेशन अगर हम लिखते हैं तो वो होता है 3 + 7 इज नॉट इक्वल टू 12। जस्ट आपको करना क्या है, इज इक्वल टू का जो साइन है उसको नॉट, मतलब उसको कट कर देना है, तो ये बन जाएगा ट्रू। ओके, और अगर लेस देन का साइन है उसको भी आप कट कर सकते हो, बिलोंग्स टू का साइन है उसको भी आप कट कर सकते हो, इज अ सबसेट ऑफ का साइन है उसको भी आप कट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे साइन है जिसके निगेशन के लिए आप उसको ऐसे कट कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल केमिस्ट्री से है, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। सो एटॉमिक नंबर इज सोडियम इज नॉट 11, इट्स फॉल्स। नेक्स्ट एग्जांपल है, पाई इज अ रैशनल नंबर, इट्स फॉल्स, क्योंकि पाई तो इरेशनल है ना, क्योंकि उसकी डेसिमल पॉइंट एक्सपांशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है, जिसके कारण हम उसको p/q इस टाइप से, where p and q are integers, नहीं लिख सकते, और इसलिए वो इरेशनल टाइप का नंबर होता है। लेकिन यहां पर बोला गया है कि पाई इज अ रैशनल नंबर, तो ये फॉल्स है, इसलिए पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये ट्रू रहेगा उसका निगेशन। और लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है, इसमें एक नई बात हमें पता चलती है कि 5 इज नॉट एन इवन नंबर। मतलब यहां पर स्टेटमेंट में ऑलरेडी नॉट है, तो आप फिर से नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के सामने ऑलरेडी अगर नॉट है तो उसका निगेशन लिखते वक्त आपको उस नॉट को जस्ट हटा देना है। तो उसका निगेशन देखो क्या है, इज एन इवन नंबर। ओके, अब मुझे लगता है आपको निगेशन कैसे करते हैं समझ आ गया होगा, और ऐसे ही आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। अब एक्सरसाइज का आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये वाला 5th, ये सारे क्वेश्चंस तो आप अब सॉल्व कर सकते हो, लेकिन रह गया क्वेश्चन नंबर 4। वो उसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, तो अब वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां आपके सामने एक क्वेश्चन है, और इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.1 का। तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। इफ P, Q are true statements and R is a false statement, then find the truth value of the following statement pattern। यहां पे क्या वर्ड यूज किया है, स्टेटमेंट पैटर्न, क्योंकि दो ही स्टेटमेंट नहीं है यहाँ, दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स को बीच बीच में लॉजिकल कनेक्टिव्स, अलग अलग लॉजिकल कनेक्टिव्स लगा कर एक बहुत बड़ा पैटर्न बन गया है, बहुत बड़ा पैटर्न बनाया गया है, इसलिए इसे हम स्टेटमेंट पैटर्न बोलते हैं। अब इतने बड़े स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रुथ वैल्यू क्या रहेंगी, या तो ट्रू रहेंगी या फिर फॉल्स रहेंगी, दो में से कोई एक ही रहेंगी। अब हमें पता लगाना है, और उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन दी है इस क्वेश्चन में कि यहां पर जो P और Q है, ये दोनों स्टेटमेंट्स को आपको ट्रू लेना है, और जो R नाम का स्टेटमेंट है उसकी ट्रुथ वैल्यू आपको फॉल्स लेनी है। अब इसके लिए हमने जो भी रूल्स देखे हैं, वो टेबल्स और रूल्स वो सारे यूज होने वाले हैं, इसलिए एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूं कि एंड में, मतलब कंजंक्शन में क्या होता था, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है
तभी वो ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। ये बात आपको याद रखनी है। डिसजंक्शन में जब दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स होते हैं तभी वो पूरा का पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स माना जाएगा, अदरवाइज ट्रू माना जाएगा। मतलब एफ और एफ इज इक्विवेलेंट टू एफ। इंप्लीकेशन में क्या होता है, जब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड वाला स्टेटमेंट फॉल्स है तभी आपको पूरा इंप्लीकेशन फॉल्स मानेंगे, अदरवाइज उस पूरे इंप्लीकेशन को हम ट्रू मानेंगे। मतलब टी एफ एफ होता है, टी इंप्लाइज एफ एफ होता है। और डबल इंप्लीकेशन में क्या होता है, जब दोनों की ट्रुथ वैल्यूज सेम टू सेम है तब हम पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट को मतलब डबल इंप्लीकेशन को ट्रू मानेंगे, और जब दोनों की ट्रुथ वैल्यूज अलग अलग है तब हम पूरे डबल इंप्लीकेशन को फॉल्स मानेंगे। ओके, तो अब हाँ, लास्ट ये निगेशन वाला ये भी यूज होने वाला है कि निगेशन ऑफ टी इज एफ एंड निगेशन ऑफ एफ इज टी। अब आते हैं वापस हम हमारे उस क्वेश्चन पर जो था कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रुथ वैल्यू का पता लगाना है, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो पहले तो हम उसको लिखेंगे, हाँ पहले तो हम ये लिखेंगे कि P इज इक्विवेलेंट टू T, Q इज इक्विवेलेंट टू T एंड R इज इक्विवेलेंट टू F, क्योंकि क्वेश्चन में यही इंफॉर्मेशन हमें दी है कि P और Q इन दोनों को ट्रू लेना है और R को फॉल्स लेना है। तो हम जहां जहां भी P और Q रहेगा उसको रिप्लेस कर देंगे कैपिटल T से, और जहां पर आपको R दिखेगा उसको आपको रिप्लेस करना है कैपिटल F से। तो सबसे पहला काम इस स्टेटमेंट पैटर्न को सॉल्व करते वक्त सबसे पहला काम हमें यही करना है। देखिए, पहले हमने पूरा स्टेटमेंट पैटर्न लिखा, फिर इक्विवेलेंट का साइन दिया, और फिर जहां जहां पर P है वहां वहां पर हमने लिखा है T, और जहां पर Q है वहां पर भी T, और जहां पर R है वहां पर हमने लिखा है F। तो ये स्टेप आपको समझ आ गई होंगी। देखते हैं अगली स्टेप में क्या करना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला जो ब्रैकेट है उसमें है T और T। और में क्या होता था, और में हमें ये इंफॉर्मेशन है कि जब और है तो दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स है, और की मदद से जो दो स्टेटमेंट जुड़े हुए हैं अगर वो दोनों के दोनों फॉल्स है तभी हमें उसे फॉल्स मानना है, अदरवाइज ट्रू मानना है। और इसीलिए हम T और T को T मानेंगे। ओनली F और F है तभी वो F होता है। अब एंड के बाद वाला ब्रैकेट देखिए, T इंप्लाइज F है, उसमें इंप्लाइज में क्या होता है, T इंप्लाइज F है तो F होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। तो यहां पर T इंप्लाइज F, वही स्पेशल वाला केस यहां पर दिख रहा है, इसलिए हम उसको उसकी जगह पर F लिखेंगे। मतलब जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसकी जगह T आ गया और जो सेकंड ब्रैकेट है उसकी जगह पर F आ गया। अब राइट साइड वाले ब्रैकेट को देखिए, उसमें है नॉट F इंप्लाइज T। तो इसमें हम सिर्फ एक काम करेंगे, वो जो नॉट F है मींस निगेशन ऑफ F है उसकी जगह पर T लिखेंगे, क्योंकि निगेशन F को T बना देता है, ये हमने देखा था। तो सिर्फ इतना ही काम करेंगे और बाकी जो इंप्लाइज वाला जो वर्क है वो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अब इक्विवेलेंट टू, यहां पर डबल इंप्लाइज है, बीचों बीच का जो सिंबल है वो डबल इंप्लाइज है, और डबल इंप्लाइज के पहले क्या है, T एंड F, और डबल इंप्लाइज के बाद क्या है, T इंप्लाइज T। तो पहले डबल इंप्लाइज के पहले वाले को ध्यान से देखिए कि उसमें T एंड F है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज के बीच में क्या है, बीच में है एंड। तो बीच का सिंबल अगर एंड है तो हम ये देखते हैं कि दोनों ट्रू है क्या, और अगर दोनों ट्रू है तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो यहां पर दोनों ट्रू नहीं है, इसलिए आपको इस T एंड F की जगह पर F लिखना है। ओके, अब डबल इंप्लाइज के राइट वाला भाग देखिए, उसमें इंप्लाइज का साइन है। तो इंप्लाइज में क्या होता है, T इंप्लाइज F है तो F होता है, लेकिन यहां पर तो T इंप्लाइज F नहीं है, इसलिए ये F नहीं हो सकता। F नहीं हो सकता तो क्या होगा, T होगा। सो अब लास्ट में लास्ट वाला जो स्टेप फिलहाल दिख रहा है वो है F डबल इंप्लाइज T। और अब डबल इंप्लाइज में क्या होता है वो सोचिए, उसमें क्या होता था, दोनों ट्रुथ वैल्यूज अगर सेम है तो ट्रू,
और अगर दोनों ट्रुथ वैल्यूज अगर अलग अलग है तो फॉल्स। तो यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि दोनों ट्रुथ वैल्यूज अलग अलग है, इसलिए हम क्या लिखेंगे F। तो एक सिंगल ट्रुथ वैल्यू हमें यहां मिल चुकी है, इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। हमें पता लगाना था कि वो पूरा स्टेटमेंट पैटर्न ट्रू है या फॉल्स है, तो हमने पता लगा लिया कि ये फॉल्स है। तो इस बेसिस पर आप एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर सकते हो। बस यही तो क्वेश्चन रह गया था, और अब आप पूरी कंप्लीट 1.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए ऑल द बेस्ट। पहले आप अपने खुद के बेस पर पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो फिर इसके आगे का वीडियो देखिए। इसके आगे के वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 के जो आंसर्स है वो कैसे लिखना है वो बताया है। तो फिलहाल के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, खुद एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, और उसके बाद फिर वीडियो में इसी जगह पर आइए और इसके आगे का वीडियो आप देखकर आंसर कैसे लिखे वो देख सकते हो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।